हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और इसमें आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन से। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में और 29 से लेकर 34 तक डिप्रेशन की सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती रही थी। अब सबसे पहले बात आती है कि डिप्रेशन होता क्या है। ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक टर्म्स में डिप्रेशन का मतलब होता है डिक्लाइन इन ट्रेड एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी। डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी कंट्री का ट्रेड एकदम से कम हो जाना, जनरल प्रॉस्पेरिटी कम हो जाना, जो पैसे का लेन देन हो रहा है कंट्री के बीच में वो खत्म हो जाना। खत्म नहीं बोलेंगे, कम हो जाना, बहुत ही कम हो जाना। जो पैसे का लेन देन है वो भी कम हो जाता है। तो उस टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उसकी शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चरल रिसेशन से। सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो काम था वो कम होना शुरू हो गया। उसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट थी, जो स्टॉक मार्केट थी, वो गिर गई एकदम से। जो शेयर प्राइसेस थे वो कम हो गए और जो स्टॉक मार्केट थी वो एकदम से क्लैप्स हो गई, जिसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश। और ये हुआ था यूएसए में अक्टूबर 1929 में। जो इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत थी ना, शुरुआत हुई थी यूएसए से। इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत यूएसए से हुई थी अक्टूबर 1929 में। इंसिडेंट का नाम क्या था? वॉल स्ट्रीट क्रैश। तो उस टाइम पे अक्टूबर 1929 में एकदम से यूएसए में जो शेयर के प्राइसेस थे वो कम हो गए और इसका जो इफेक्ट था ना यूएसए में इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट था। कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सडन इफेक्ट था। एकदम से उसने यूएसए की जो मार्केट थी उसको अफेक्ट किया। मार्केट जो एकदम से यूएसए की थी वो गिर गई। एकदम से जो शेयर के प्राइसेस थे वो कम हो गए। 1933 तक आते आते लगभग 14 मिलियन लोगों की जो नौकरियां थी वो चली गई। अब यूएसए में ये 3-4 सालों में इतने सारे जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। लगभग 14 मिलियन लोग यूएसए के अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उसके बाद जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, हूवर थे, तो वो अपनी दोबारा गवर्नमेंट नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि यूएसए में ऑलरेडी इतना सारा क्राइसिस चल रहा था। तो दोबारा जब इलेक्शंस हुए तो लोगों ने उनको वोट दी ही नहीं। तो नवंबर 1932 में जब यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुई तो उस टाइम पे हूवर जो थे वो इलेक्शन हार गए और नए प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये जो नए प्रेसिडेंट यूएसए में आए थे ये लेकर आए एक नई पॉलिसी। इन्होंने यूएसए में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था न्यू डील पॉलिसी। तो न्यू डील पॉलिसी आने के बाद फिर यूएसए में थोड़ा रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ। अब न्यू डील पॉलिसी में क्या था? न्यू डील पॉलिसी में इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। इसमें कंडीशन मॉडल को भी उन्होंने फॉलो करा। कंडीशन मॉडल में क्या था कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में स्टेट का रोल थोड़ा बढ़ाया जाए। तो कंडीशन मॉडल को फॉलो करा। इसके साथ साथ इन्होंने और बहुत सारे अपनी इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसके चलते हुए धीरे धीरे यूएसए में जो डिप्रेशन की सिचुएशन थी उससे यूएसए थोड़ा रिकवर करने लगा। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन यूएसए में आया था ना, इसने यूएसए को तो इफेक्ट करा ही करा था। इसके साथ साथ वर्ल्ड की जो बाकी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, मनी मार्केट्स थी, उसको भी इसने बहुत ही बुरे तरीके से हिट करा था जो ग्रेट डिप्रेशन आया था। इससे जो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी ना, उन कंट्रीज की इंटरनल कंजम्पशन भी डिक्लाइन हो गई और उन कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी एकदम से कम हो गए थे। जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई और इसके साथ साथ जो बाकी की कंट्रीज थी वहां पे भी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो जो ग्रेट डिप्रेशन था इसकी शुरुआत तो यूएसए से हुई थी, बट धीरे धीरे इसने यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज को हिट करा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं इटली पे। इटली की यूनिफिकेशन 1870 में कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन 1870 के बाद इटली की जो नई स्टेट्स इटली में बनी थी वो नई स्टेट्स अभी भी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही वीक थी। अब इटली की यूनिफिकेशंस तो कर दी इन्होंने, नई स्टेट्स इटली की जो बनी वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उस टाइम पे बहुत वीक थी। फिर उसके बाद ऊपर से शुरू हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी इटली की इकोनॉमी को काफी
हिट करा, इटली की इकोनॉमी में काफी स्ट्रेन आया जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई वर्साइली की ट्रीटी। अब जो वर्साइली की ट्रीटी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने भी इटली को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा। रीजन क्या है? रीजन था कि वर्साइली की ट्रीटी में ब्रिटेन ने जो जो टेरिटरीज इटली को देने का प्रॉमिस करा था वो टेरिटरीज इटली को देने से मना कर दिया, जिससे इटली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वर्साइली की ट्रीटी से। फिर 1919 से लेकर 1922 के बीच में इटली में बहुत सारी गवर्नमेंट्स आई, 5 अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स आई, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इटली की सिचुएशन के अकॉर्डिंग राइट डिसीजन नहीं ले पाई। इटली की जो सिचुएशन की डिमांड थी वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट ले नहीं पाई। 1919 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था इटालियन फासिस्ट पार्टी। और ये जो इनकी पार्टी थी ना, इस पार्टी ने 1921 में 35 सीट्स जीत ली थी। 1921 की जो इलेक्शंस हुई थी ना इटली की, तो उस इलेक्शन में इस पार्टी को भी 35 सीट्स मिल गई थी। हालांकि 1921 में जो इटली में पार्टी जो बनी थी वो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, कोई भी पार्टी प्रॉपर मेजोरिटी में थी नहीं 1921 में। लेकिन 1919 में जो इसकी पार्टी थी ना, इटालियन फासिस्ट पार्टी, फिर भी इसने 1921 की इलेक्शन में 35 सीट्स इटली में जीत ली थी। एट द सेम टाइम अगर हम इटली की सिचुएशन की बात करें तो उस टाइम पे इटली के हालात बहुत खराब थे। इटली में जगह जगह पे राइट्स हो रहे थे, स्ट्राइक्स चल रही थी, तो ओवरऑल जो इटली के जो हालात थे वो बहुत खराब चल रहे थे। तो इसी के बीच में जो ये इटली की इन्होंने मुसोलिनी ने पार्टी बनाई थी इटालियन फासिस्ट पार्टी, तो इन्होंने मार्च शुरू करा, मार्च ऑन रोम। तो इसी मार्च के चलते हुए अब ये पार्टी फिर थोड़ा सा फेमस हो गई, लोग इसको थोड़ा जानने लगे। तो अक्टूबर 1922 में जो किंग थे, किंग विक्टर एम्यूनल, इन्होंने फिर इनको मुसोलिनी को इनवाइट करा और पार्टी बनाने के लिए बोला। तो जुलाई, फिर इसने इसके बाद अक्टूबर 1922 में इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई इटली में। जब मुसोलिनी की गवर्नमेंट बनी तो फिर उसके बाद मुसोलिनी की गवर्नमेंट जुलाई 1943 तक इटली में पावर में रही। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो मुसोलिनी था, एक बार इसने अपनी पार्टी तो बना ली पहले, तो अब सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुसोलिनी ने भी अच्छी अच्छी बातें करी कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इटली के लिए ये करेंगे वो करेंगे। रोम में मार्च करा खुद को थोड़ा फेमस करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अब देखो मुसोलिनी क्या बन गया, एक डिक्टेटर बन गया। जब इसके पास पावर आ गई तो ये धीरे धीरे डिक्टेटर बनना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसने जो इटालियन पीपल थे, इटालियन लोग थे, उनकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि सारे लोग मेरे कहने के अकॉर्डिंग ही काम करें। तो इटली में एक तरह की डिक्टेटरशिप आ गई थी उस टाइम पे मुसोलिनी के अंडर। तो अब जो फासिस्ट पार्टी थी वो किसने बनाई थी? मुसोलिनी ने बनाई थी। तो मुसोलिनी के अकॉर्डिंग फासिज्म का मतलब क्या हो गया? फासिज्म एक मुसोलिनी की आइडियोलॉजी थी, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें इसने मिलिटरिज्म को इनकरेज करा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म को इनकरेज करा। तो बेसिकली इसमें जो फासिज्म है इसमें इन्होंने राइट विंग को प्रमोट करने की कोशिश करी। डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म नाम के जो चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स है, इसको इन्होंने अपोज करा। तो फासिज्म अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या है? फासिज्म एक डिक्टेटरशिप है। ठीक है, अब आगे भी हम पढ़ेंगे। एक होता है राइट विंग पार्टी, एक होती है लेफ्ट विंग पार्टी। ठीक है, राइट विंग हो गई और एक होती है लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग वाले वो होते हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर हम लेफ्ट विंग की राइट विंग की बात करें तो राइट विंग वाले जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप की ये बात करते हैं, डेमोक्रेसी को अपोज करते हैं, लिबरलिज्म को भी अपोज करते हैं। तो फासिज्म क्या है? फासिज्म जो है वो राइट विंग की, फंडामेंटली राइट विंग को ये सपोर्ट कर रहा था और डेमोक्रेसी लिबरलिज्म को अपोज कर रहा था, लेफ्ट विंग को ये अपोज कर रहा था जो फासिज्म था। तो फासिज्म क्या था? फासिज्म एक तरह का डिक्टेटरशिप था। अब पहले क्या हुआ,
अब इसकी जो गवर्नमेंट आई थी मुसोलिनी की, नो डाउट इटली को कुछ इसके बेनिफिट्स भी हुए थे। इसमें इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये अपनी लेकर आए, सक्सेसफुल इन्होंने अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बना ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी मुसोलिनी ने, इटली वालों ने। वो मिस्टेक इनकी क्या थी, वो मिस्टेक थी जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा जर्मनी की साइड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अब जो इटली था, इसने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा और इसने सपोर्ट किया जर्मनी को। अब हालांकि उस टाइम पे इनको भी पता था कि ये और वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी हालात बहुत खराब थे। इकोनॉमिकली इटली पहले भी बहुत वीक था, ऊपर से इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट कर लिया और वो भी जर्मनी की साइड से, और ऊपर से अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली की हार हुई तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो अफ्रीकन पोजेशंस इनको दे रखी थी उसको कैप्चर कर लिया। सिसिली की जो टेरिटरी थी वो भी इटली से इन्होंने वापस ले ली। तो अब ये जो थे, जो इटालियन लोग थे, अब जब इनको इटालियन लोगों को पता चला कि अब तो हमारी टेरिटरीज भी हमारे हाथों से जाने लगी है, तो इटालियन लोग मुसोलिनी के अगेंस्ट हो गए। तो फिर मुसोलिनी ने क्या किया, मुसोलिनी को बाद में जो इटालियन लोग थे उन्होंने ही मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब इटली ने जर्मन का साथ दिया था तो जर्मन इटली को भी सपोर्ट करेगा। तो जर्मन ने क्या किया, इटली को नहीं मुसोलिनी को बोलेंगे, जो जर्मन है वो भी मुसोलिनी को सपोर्ट करेगा। तो जो जर्मन थे उन्होंने फिर से मुसोलिनी को रेस्क्यू कर लिया, उसको बचा लिया। अब इन्होंने तो अरेस्ट कर लिया था एक बार मुसोलिनी को, लेकिन इटली ने बाद में फिर से मुसोलिनी को बचा लिया। और उसके बाद फिर जो मुसोलिनी था ये गया नॉर्थ इटली में जाकर ये वहां का रूलर बन गया। फिर अप्रैल 1945 में जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रूप्स थे ये पहुंचे नॉर्दर्न इटली में, इटली की नॉर्थवर्ड इटली के नॉर्दर्न इटली में जब पहुंचे तो मुसोलिनी को पता चल गया कि अब वो फिर से जो ब्रिटेन वाले हैं, अमेरिकन जो लोग हैं, ट्रूप्स है, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मुसोलिनी फिर वहां से भागकर चला गया स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड में जाकर उन्होंने इसको मुसोलिनी को पकड़ लिया और उसके बाद मार दिया। और उसके बाद जो इटालियन एनिमीज थे ना इनके, मुसोलिनी के जो इटालियन एनिमीज थे, उन्होंने ही मुसोलिनी को स्विट्जरलैंड में मार दिया। अब जो इसके इटालियन एनिमीज थे इनको बोला जाता है पार्टिसंस। मुसोलिनी के जो इटालियन एनिमीज है उनको बोला जाता है पार्टिसंस, और उन्होंने ही फिर मुसोलिनी को स्विट्जरलैंड में मार दिया। फिर नेक्स्ट है नाजिज्म इन जर्मनी। अब हमने देखा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 18 तक, तो उसमें क्या हुआ, जर्मनी जो था वो हार गया। 1918 में जब जर्मनी हार गया तो जो जर्मनी के लोग थे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए। तो इसी बीच जो जर्मनी के रूलर थे, काइसर थे, उनकी जगह पे अपॉइंट किए गए चांसलर प्रिंस मैक्स बन गए चांसलर। और ये जो प्रिंस मैक्स थे ये फेवर करते थे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर्स होती है गवर्नमेंट के कंपैरेटिवली। लेकिन जल्द ही जो जर्मनी था, जर्मनी के अंदर ही रेवोल्यूशन शुरू हो गई। जो जर्मनी के लोग थे वो रिवोल्ट करने लगे। अब नवंबर में ये रेवोल्यूशन शुरू हुई थी जिसको बोलते हैं नवंबर रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन के टाइम पे जो काइसर थे, काइसर चले गए हॉलैंड में। अब ये जो काइसर थे ये अपनी गद्दी से हट गए, थ्रोन से हट गए और ये हॉलैंड चले गए। और ये जो प्रिंस मैक्स चांसलर बने थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और फिर जो लेफ्ट विंग के लीडर थे, लेफ्ट विंग सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे फ्रेडरिक ईबर्ट, वो बने गवर्नमेंट के हेड। जब जनवरी 1919 में जनरल इलेक्शंस हुई जर्मनी की तो उस टाइम पे गवर्नमेंट बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की। अब जिसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे फ्रेडरिक ईबर्ट। तो फाइनली जो ईबर्ट थे वो रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट बने। और ये जो ईबर्ट थे ये फॉलो करते थे मार्क्सिस्ट आइडियाज को, कुछ तो ये मार्क्सिस्ट आइडिया को फॉलो करते थे, और दूसरा ये जर्मनी में सोशलिज्म लाना चाहते थे। और सोशलिज्म लाना चाहते थे थ्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इनको था कि जर्मनी में सोशलिज्म हो, लेकिन सोशलिज्म ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू ही जर्मनी में लाना चाहते थे। अब जो नई गवर्नमेंट बनी थी, धीरे धीरे ये जो नई गवर्नमेंट बनी लोगों में काफी पॉपुलर हो गई, लोग इनको सपोर्ट करने लगे। लेकिन हुआ क्या, 1920 में जो राइट विंग एनिमीज थे इनके, अब ये जो गवर्नमेंट थी ये तो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी ना फ्रेडरिक की, लेकिन जो राइट विंग के इनके एनिमीज थे 1920 में उन्होंने बर्लिन को ऑक्यूपाई कर लिया।
लेकिन 1990 के एंड में अब ये जो नई गवर्नमेंट बनी थी, इन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया था और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो इनकी पार्लियामेंट थी, जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं जर्मनी में, तो जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी, जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल भी दे दिया था। और इसकी जो मीटिंग हुई थी नेशनल असेंबली की नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, वो मीटिंग हुई थी वीमर में। अब देखो बर्लिन में क्यों नहीं हुई, वीमर में क्यों हुई थी? वीमर में इसलिए हुई थी क्योंकि बर्लिन में ऑलरेडी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। यहाँ पे हमने देखा ना कि राइट विंग वालों ने 1920 में तो बर्लिन को ऑक्यूपाई ही कर लिया था, तो उससे पहले ये बर्लिन में लड़ाइयां कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, तो इसीलिए बर्लिन में उस टाइम पे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनरेस्ट चल रहा था। तो जो मीटिंग हुई थी नेशनल असेंबली की, वो इन्होंने रखी थी वीमर में। अब ये मीटिंग वीमर में हुई थी, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या बना? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीमर रिपब्लिक इसको नाम दिया गया और 1933 तक ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो चलता रहा। अब 1933 में क्या हुआ? 1933 में आता है हिटलर की एंट्री होती है। अब जैसे ही हिटलर की एंट्री होती है, हिटलर क्या था? हिटलर एक डिक्टेटर था, वो अपना रूल चलाना चाहता था पूरी जर्मनी पे। जैसे ही हिटलर की एंट्री होती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो गवर्नमेंट थी पहले वाली, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? अब 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई थी। यूएसए में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट यूरोपियन कंट्रीज में भी पड़ा, जिसमें एक कंट्री थी जर्मनी। तो जर्मनी में को भी उस ग्रेट डिप्रेशन में काफी ज्यादा अफेक्ट करा। अब जब जर्मनी में इसका क्या इफेक्ट पड़ा? जर्मनी में लगभग 6.5 मिलियन जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए उस टाइम पे। अब इतने सारे लोगों की एकदम से नौकरियां चली गई। अब ये जो सिचुएशन जर्मनी में आई, तो गवर्नमेंट उसके साथ कॉप अप नहीं कर सकी, गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन के लिए कुछ नहीं कर सकी। तो 1932 के एंड तक आते आते जो वीमर रिपब्लिक इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो खत्म होने पे आ गया। अब इसी बीच इस चीज का, ये वाली जो सिचुएशन आई थी, इस सिचुएशन का फायदा उठाया अडोल्फ हिटलर ने और उसकी जो पार्टी थी। अडोल्फ हिटलर ने अपनी एक पार्टी बनाई थी नेशनल सोशलिस्ट की, जिसका नाम था नाजी पार्टी, और ये ग्रेट डिप्रेशन का फायदा उठाया हिटलर ने। तो हिटलर ने फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट, जो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट हिटलर ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जर्मनी में जो भी कुछ हो रहा है ना, उस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट एक्चुअली में जर्मनी के लिए कुछ कर ही नहीं रही, तो गवर्नमेंट ने सारा ब्लेम दे दिया जो रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट थी। बट एक्चुअल में ये हुआ क्यों था? अब ये इसकी शुरुआत ग्रेट डिप्रेशन की तो यूएसए में हुई थी ना, तो इसमें कहीं ना कहीं यूरोप की सारी कंट्रीज इसमें हिट हुई थी। लेकिन अडोल्फ हिटलर ने इस चीज का फायदा उठाते हुए सारे के सारी जिम्मेवारी उठा दी गवर्नमेंट को, कि जो जर्मनी की गवर्नमेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है। जर्मनी में इतने सारे लोगों की जो नौकरियां गई है, जो जर्मनी में इकोनॉमिकली जो हालात खराब हुए हैं, उस सारा का सारा ब्लेम दे दिया जर्मनी की रूलिंग गवर्नमेंट को। और अपनी फिर उन्होंने सोल्यूशन बताने शुरू किए, अपने जो नाजी सोल्यूशंस, उनकी पार्टी थी ना नाजी, तो उन्होंने अपने नाजी सोल्यूशंस देने शुरू कर दिए प्रॉब्लम्स के, कि अगर हम रूलिंग गवर्नमेंट हम बनाते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम जर्मनी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे इन्होंने जर्मनी को सपने दिखाने शुरू कर दिए। तो फाइनली जनवरी 1933 में जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को एज ए चांसलर अपॉइंट कर लिया। अब जैसे ही हिटलर चांसलर बना, तो उसके बाद हिटलर के आते ही जो डेमोक्रेसी थी जर्मनी की, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। जब आते ही हिटलर ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी, और जो वीमर रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जर्मनी का, वो भी इसने खत्म कर दिया। और ये वाला जो हिटलर का रूल था, ये रहा था अप्रैल 1945 तक। 1933 से लेकर अप्रैल 1945 तक हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर बन के रहा। हिटलर ने जर्मनी पे रूल किया। लेकिन अब 1945 में ऐसा क्या हुआ कि हिटलर का रूल खत्म हुआ? अब देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1944-45 तक आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो उस टाइम पे जो जर्मनी था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, हिटलर हार चुका था। तो ये हार का सदमा हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते हुए 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद अब जो जर्मन लोग थे, वो उनको भी जो नाजी टायरेनी थी, जो इनका हिटलर का दबदबा लोगों पे बनाया हुआ था, हिटलर डिक्टेटर बन के काम कर रहा था ना, तो उससे जो जर्मन के लोग थे वो भी फ्री हो गए।
अब जब हिटलर चांसलर बना तो उसने रुडोल्फ हेस को बनाया डिप्टी चांसलर, जिसकी पोस्ट को नाम दिया डिप्टी फ्यूरर। अब ये बने थे नाजी पार्टी के, ठीक है। जो हेस था ये भी नाजी पार्टी का था, हिटलर ने तो नाजी पार्टी बनाई ही थी 1933 में। तो अब उसके बाद जब नाजी पार्टी बने को 1 साल हो गए तो इस पार्टी की जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो उस पे हेस ने एक स्पीच दी थी 25 फेब 1934 को। तो स्पीच में हेस ने क्या बोला था? स्पीच में हेस ने बोला था, अडोल्फ हिटलर इज अ जर्मनी एंड जर्मनी इज अडोल्फ हिटलर। मतलब कि हिटलर ही जर्मनी है और जर्मनी ही हिटलर है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो जर्मनी है, जर्मनी हिटलर के बिना नहीं रह सकती और हिटलर जर्मनी के बिना नहीं रह सकता। मतलब हिटलर को उन्होंने एक तरह का किंग बना दिया था जर्मनी में, राइट। फिर नेक्स्ट है मिलिटरिज्म इन जापान। अब हमने देखा था 1922 में मुसोलिनी ने रोम में मार्च किया था। उसके बाद ही फिर मुसोलिनी थोड़ा इटली में फेमस हुआ और इसने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। तो उसके 20 साल बाद बहुत सारी कंट्रीज में सीवियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसमें इटली भी था, जर्मनी भी था। तो अब इटली में हमने देखा कि फासिज्म आ गया, उसके बाद जर्मनी में हमने देखा नाजी पार्टी आ गई, हिटलर आ गया था। लेकिन जापान में क्या हुआ? जापान में क्या था? जापान में पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चल रही थी, डेमोक्रेसी थी जापान में, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। लेकिन जब जापान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, तो इसके बाद जापान में एक्टिव हुई आर्मी। जापान में आया मिलिटरिज्म। अर्ली 1930s में ही जापान में मिलिटरिज्म आना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे ये जो मिलिट्री रूल जापान में आया था, इसने चाइना में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। तो जो चाइना में हमने देखा था, जब चाइनीज रेवोल्यूशन करी थी तो उस टाइम पे हमने देखा था कि चाइना के अंदर पहले से अनरेस्ट चल रहा था और ऊपर से जापान वालों ने भी चाइना के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, चाइना की जो हालत थी वो थोड़ी और खराब हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने पार्टिसिपेट करा। तो जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चला गया तो वो चाइना से बाहर आ गया। जो जापान का इंटरफेरेंस चाइना में हो रहा था तो वो उसने चाइना में इंटरफेरेंस करना छोड़ दिया और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूएसए था, यूएसए ने जापान पे फेंक दिए 2 एटॉमिक बॉम्ब, जिससे जापान की हालात बिल्कुल ही खराब हो गए। जापान जो था एक तरह से एक बार बिल्कुल खत्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद जापान ने रिमार्केबल रिकवरी करी। अब एक बार जापान की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी जब यूएसए ने जापान पे बॉम्ब फेंके थे, लेकिन उसके बाद जापान फिर से डेमोक्रेसी जापान में वापस आ गई। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, जापान पे एटॉमिक बॉम्ब फेंक के उसके बाद जापान में आई डेमोक्रेसी। जो मिलिटरिज्म था जापान पे वो खत्म हो गया, डेमोक्रेसी वापस आ गई। जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो उसके बाद जापान में देखने को मिलती है रिमार्केबल रिकवरी। जापान ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी उसके बाद, और धीरे धीरे नहीं, बहुत ही जल्द जो जापान था वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गया इकोनॉमिकली। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो जापान आता है डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।